गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में ना मैंने आपको असेट्स के बारे में बताया था। आज जो बात करने वाले हैं वो लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का मतलब जब हम बिज़नेस से रिलेटेड किसी भी बंदे को किसी भी पर्सन को हम जो है पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। यानी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा पर्सन है जो बिज़नेस से कनेक्टेड था, अब मुझे उसको पेमेंट करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। यानी ऑब्लिगेशन दैट बिजनेस हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम। यानी बिजनेस की लायबिलिटी है कि अब जो है कुछ टाइम के बाद बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन को पे करना है पैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। यानी किसी भी पर्सन को अगर आपको पैसे का पेमेंट करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। ठीक। अब लायबिलिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक। इंटरनल लायबिलिटी क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मान लेते हैं, ये मिस्टर राम साहब हैं। इसने कहा भाई चल भाई कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो इसने एक बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान सोचा। उसने कहा कि चलो भाई आजकल ना थोड़ा क्रेज़ में है, तो आजकल चलो हम मिठाई की शॉप खोलते हैं, और मिठाई की शॉप जो खोलेंगे वो क्वालिटी वाली होगी। अब जाहिर सी बात है, बिज़नेस को ये जो है शॉप है, इस शॉप को चलाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पूंजी की। पूंजी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की, जिससे मिठाई बना सकते हैं। तीसरा इक्विपमेंट की, औज़ार वगैरह। औज़ार मिठाई वाले के लिए औज़ार कौन सा है? वही कढ़ाई हो गया, वो छुलनी हो गई, पौना हो गया। इस तरीके से सारे इक्विपमेंट जो मिठाई बनाने में हेल्प होती हैं। और क्या होगा भाई? उसको काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, काउंटर की, जिससे वो जो है मिठाई बनाकर उस काउंटर में सेफली तरीके से रख सके। तो इन सबको लगाने के लिए, इन सबको बिज़नेस में जब तक होगा नहीं तब तक बिज़नेस स्टार्ट होगा नहीं। अब बिज़नेस स्टार्ट कौन करना चाहता है? ये रामचंद्र करना चाहता है। अगर फॉर द एग्जांपल मान लेते हैं कि राम ने इन सबको चीज़ों को लगाने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की। किसकी? पैसे की। पैसे मतलब कैश की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सारा का सारा कैश इसने निकाला 10 लाख रुपये। ठीक। इसने 5 लाख रुपये, इसने जो क्या किया, इसने 5 लाख का रॉ मटेरियल लेके आ गया, 3 लाख रुपए का इक्विपमेंट लेके आ गया, 2 लाख का काउंटर बना दिया। ठीक। अब ये तीनों लगा करके बिज़नेस को वो स्टार्ट करेगा, और ये जब तीनों लगा के बिज़नेस को स्टार्ट करेगा तो बिज़नेस में इसने कितने पैसे लगा दिए? 10 लाख। ये 10 लाख रुपए जो बिज़नेस में लगा दी, इस पूरे तीनों का नाम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैपिटल। यानी कहते नहीं, आपने सुना होगा कि अगर यार मेरे पास इतनी पूंजी हो जाती तो मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लेता। यानी कि पहली बार बिज़नेस में जो भी बंदा पैसे लगाता है वो उसके लिए क्या कहलाता है? कैपिटल। अब एक बात समझो, अकाउंटिंग कहती है, क्या कहती है भाई? अकाउंटिंग कहती है, अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम का रूल कहता है कि ये जो मिस्टर राम साहब है, जो बिज़नेस का क्या है? ऑनर है, और ये बिज़नेस का जो ऑनर है, इसको हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ से क्या कहेंगे? बिजनेसमैन कहेंगे। ये अपने आप को मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस करेगा? भाई कोई पूछता है तुम क्या करते हो, ये कहने मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है। तो ये बिज़नेस का ये क्या है? मालिक है, और ये क्या है? आपका बिज़नेस है, जिसमें आप क्या बनाते हैं भाई? मिठाई बनाते हैं। तो बिजनेसमैन अलग हो जाएगा, बिज़नेस अलग हो जाएगा। ठीक। जैसे ये इनसे पूछा जाता है कि बताइए कि आपका कौन सा बिज़नेस, आप क्या करते हैं? तो बिज़नेसमैन हूँ मैं। अच्छा, किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? मैं मिठाई का बिज़नेस करता हूँ, मैं स्वीट का बिज़नेस करता हूँ। तो आपकी शॉप कहाँ है? तो ये मेरी शॉप ये है। इसका मतलब ये इनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये इनकी बिज़नेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिज़नेसमैन अलग हो गया और बिज़नेस आपका अलग हो गया। ठीक है। इसीलिए आप चीज़ों को समझ लीजिएगा बहुत कायदे से कि अकाउंटिंग में, यानी कि अकाउंटिंग में जो आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस की जो अकाउंटिंग होती है, तो उस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिज़नेस अलग और बिज़नेसमैन अलग होता है। और इस बिज़नेसमैन ने अपने बिज़नेस में क्या दिया है भाई? पैसे दिए हैं, जिसका नाम है क्या है? कैपिटल। अब बिज़नेस जब चलेगा तो इनको क्या मिलेगा भाई? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? प्रॉफिट मिलेगा ना। ठीक। तो बिज़नेस का अधिकार है, मतलब बिज़नेस का राइट्स हो जाता है, अथॉरिटी हो जाती है, मतलब बिज़नेस की एक तरीके से लायबिलिटी अब हो जाएगी कि इसने जितना पैसे बिज़नेस में लगाए हैं, कम से कम बिज़नेस को उतने से ज़्यादा उस बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाए। ये बात और चलाने वाले यही, मगर बिज़नेस अच्छे से चले, फ़ायदा हो और इसको ये मिले। ठीक है। अब जैसे मान लें 10 लाख रुपये इसने लगाया बिज़नेस में, बिज़नेस चलते चलते फ़ायदा होते होते हम हो गया ये, मान लेते हैं 15 लाख रुपये। ठीक। और बिज़नेस अच्छे चलने लगा, अब हो गए ये 25 लाख रुपए।
तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, बिजनेस एक पर्सन के नाम से अगर देखेंगे तो अब जो है 25 लाख का इस बिजनेस में कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा तुम सामान भर दोगे तो सिवाय बर्बाद होने को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, इसमें से 10 लाख रुपए निकाल करके ले लेगा कौन, मिस्टर राम, जिसने पहली बार क्या लगाया था, पैसा लगाया था। उसने कहा यार पैसे तो हो गए 25 लाख बिजनेस में, फालतू लगा के कोई फ़ायदा है नहीं, तो क्यों ना हम अपने पैसे को निकाल लें जो पहली बार लगाए थे, और बाकी जो 15 लाख रुपया है उसी से हम अपना पूरा का पूरा जो प्रॉफिट के बेस पे है उसी से हम पूरा वापस फिर से फ्यूचर में बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि इंटरनल लायबिलिटी में कि अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू इट्स ऑनर, यानी बिजनेस जो है ना अपने मालिक को, जिसका नाम क्या है भाई, बिजनेसमैन, बिजनेस जो है बिजनेसमैन को पैसे उनके जो लगाए थे पहली बार उसको ये वापस कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट के बेस पे वापस करें चाहे कैपिटल के बेस पे, इनको वापस कर देंगे। तो ये इंटरनल लायबिलिटी हो गई। एक्सटर्नल लायबिलिटी, अब जो है इनको जो है जब बिज़नेस में स्टार्ट किया तो इनको पैसे की कुछ ज़रूरत थी, पैसे 10 लाख रुपए लगाए थे, अब इनको 5 लाख रुपए की और ज़रूरत थी, तो इसने क्या किया, बैंक से आके लोन ले लिया, किसी नाते रिश्तेदार से लोन ले लिया। तो वो नाते रिश्तेदार बैंक इनके क्या रिश्तेदार लगते हैं? नहीं साहब, ये आपके घर के नहीं है, ये बाहरी लोग हैं। तो बाहरी लोग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो बाहरी लोगों से हम पैसे कर्ज लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और लायबिलिटी जो होती है बेटा वो 2 तरीके की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिनको 1 साल के अंदर पैसे का पेमेंट कर देंगे आप, और नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पैसे का पेमेंट करेंगे। जैसे बैंक से मैंने लोन ले लिया, नॉन करंट लायबिलिटी जिनको 1 साल के बाद देना है। और मैंने जहाँ से सूजी, मैदा, चीनी लाता हूँ उनसे मैंने 10,000 रुपये का सामान उधार खरीद लिया, हमने कहा कि आपको दे देंगे पैसा, तो 1 साल के अंदर उनको पैसा देना है, उनको क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर है इतना? चलो भाई अब आगे आते हैं। रिसिप्ट जो होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो जो रिकरिंग नेचर की होती है, यानी कि बार बार जिनको आप कमा सकें, यानी ऐसा पैसा जो बार बार आपके पास आए। जैसे मान लें मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस चलाऊंगा तो बिज़नेस से प्रॉफिट होगा, वो बार बार प्रॉफिट होगा, रेगुलर होगा। ऐसा नहीं कि आज प्रॉफिट हुआ कल लॉस हो गया तो परसों प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये बिज़नेस ही बंद हो जाएगा। नहीं साहब, ये ऐसा पैसा जो रेगुलर आता हो, रेगुलर लगातार आता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जो कभी कभार मुझे पैसे आते हो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिज़नेस चला रहे हैं, बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है, सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे, पैसे आ रहे हैं हो जा रहे हैं, रेगुलर नेचर के। मगर अगर पता चला कि मैं मिठाई की दुकान खोल के रखा हूँ और इस्तेमाल फर्नीचर करते करते, काउंटर इस्तेमाल करते करते वो पुराना हो गया, अब उसमें उतना ठंडा नहीं हो रहा है काउंटर से, या कुर्सी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में उसने उस चीज़ को उठा के बेच दिया, तो वो बेचने का लगातार काम नहीं कर रहा है, वो कभी कदार बेचता है। तो कभी कदार जो पैसे आपके पास आते हैं उसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। क्लियर? लगातार जो पैसे आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कभी कदार जो पैसे आते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे पापा से रोज़ स्कूल जाते वक्त तुम्हें पैसा मिलता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। नानी के घर कभी कदार आप जाते हैं और पैसे मिलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि नानी के घर लगातार नहीं जाते आप। ठीक है, अब आते हैं क्या, एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिकरिंग इन नेचर, ये क्या होता है भाई, ये लगातार रिकरिंग नेचर का होता है, यानी आप ना खर्चा कर रहे हैं और लगातार इसमें जो है ऐसा खर्चा जिसे करने के बाद हमें फ़ायदा 1 साल तक मिलता रहता है। एक बार खर्चा कर दिया आपने, एक बार जो चीज़ें कर दी, लगातार आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी खर्चा मैंने किया और लगातार वो हर साल मुझे फ़ायदा मिलेगा, वो 1 साल के अंदर लगातार फ़ायदा मिलता ही रहेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कभी कदार कोई चीज़ हम खरीदते हैं, उसके चक्कर में मैंने पैसे खर्च कर दिए, जैसे लैंड और बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया। अब मशीन, वो जो काउंटर मैंने ख़रीदा है वो रेगुलर नहीं खरीदता हूँ मैं, कभी कदार खरीदूंगा, साल भर में 1 बार 2 बार, 2 साल में 1 बार या 3 साल में 1 बार, मैं 1 बार में खरीदूंगा। ठीक है ना, ये बार बार मैं खर्चा नहीं करता, जो बार बार खर्चा नहीं होता उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट्स रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर। खर्चा तो 1 बार होगा मगर लगातार इसका फ़ायदा मिलता चला जाएगा। ठीक है ना, 1 साल से ऊपर का फ़ायदा मिलता चला जाएगा, तो ऐसे खर्चे को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग में ये कवर करते हैं।